सभी बच्चों को स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार। बेटा, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफी पर प्रीलिम्स पॉसिबल की जो सीरीज आपके लिए बेहतरीन एक श्रृंखला चलाई जा रही है अरिहंत की तरफ से, उसमें हम ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे। तो आइए करते हैं ज्योग्राफी की शुरुआत। और आज जो हम ज्योग्राफी कर रहे हैं उसमें आज हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक से पहले हम ये डिस्कशन करना चाहूंगा कि अगर आप ज्योग्राफी को बेहतर करना चाहते हैं तो बेटा ये बुक है आपके लिए प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से। ये बुक आप अपने नज़दीक के बुक स्टोर से खरीद सकते हैं या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक की खासियत अगर देखेंगे तो सबसे मेन बात है कि 1990 से लेकर 2023 तक के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके विगत वर्ष के एग्जाम में आए हुए हैं और जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। और मेन बात है क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया गया है ताकि आपका समय बचे। मेन बात जो आती है वो सबसे बेहतरीन बात इस बुक की लगती है कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिवीजन किया गया है हर टॉपिक का, ताकि आप सही से अपने ज्ञान को अर्जित कर सकें। दूसरा, टॉपिकल माइंड मैप किया गया है, इसमें 100% एरर फ्री है और साथ में इसमें व्याख्या करी गई है कि जो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और उससे अलग और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी चीजों को इसमें ध्यान से रखा गया है। सबसे बेहतरीन बात इस बुक की जो लगती है वो है आपके लिए नॉलेज प्लस। ये बहुत बेहतरीन कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत बेहतरीन पॉइंट ऑप्शन दिया गया है कि अगर कोई पॉइंट ऐसा होता है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड जिसकी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है लेकिन स्रोत नहीं मिल पाते, तो उसके लिए पूरा एक जगह सभी कुछ आपको मिलेगा। नॉलेज प्लस के लिए टिपिकल प्रश्नों के लिए विशेष तौर पर व्याख्या की गई है और प्रैक्टिस के लिए आपको 4500 प्रश्न जो है इसमें आपको मिलेंगे। दूसरी बात आती है कि सिर्फ एक ही बुक रहेगी नहीं, आप अगर मार्केट में जाते हैं तो अरिहंत के आपको ये सभी बुक्स आपको अवेलेबल मिलेंगी। वहां पर आपको भारतीय इतिहास मिल जाएगा, भारत का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल जिसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था आपको मिल जाएगी बेटा, और आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की ये सभी बुकें आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी। तो एक बार सभी लोग क्लियर कर देंगे कि आपको साउंड और पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार सभी लोग यस कर देंगे ताकि क्लास को रेगुलर जारी किया जा सके। जी बिल्कुल क्लियर है। जी सही है, ठीक है। तो चलिए बेटा करते हैं क्लास की शुरुआत। जहां हमने क्लास को कल रोका था उसके आगे क्लास को लेके चलेंगे और हमारा आज का जो प्रश्न है वो आपका है आईएएस प्री 2010 का प्रश्न आपके लिए है। तो दीजिए इसका आंसर। सबसे पहले देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा, क्योंकि कल की क्लास में हमने उन पर विस्तार से चर्चा की थी। जो हमने टॉपिक कल शुरू करा था उसमें हमने महासागर के बारे में पढ़ा था, उनके तापमान के बारे में पढ़ा था, उनकी लवणता के बारे में पढ़ा था और मित्तल के बारे में सभी डिस्कशन जो करा था, समुद्र के बारे में पढ़ा था। जो 5 महासागर है उनको हमने कल विस्तार से पढ़ा। अब उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आपके लिए बनेंगे, चलिए करते हैं शुरुआत। तो ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कीजिए विचार कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सही रहेगा। स्टेटमेंट, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल, जिसको मीठा पानी भी कहते हैं, कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग कितना है? 1% से भी कम प्राप्त होता है। दूसरा, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल मीठे पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ, छत्रक और हिमनद के में अपवद के रूप में पाया गया है। केवल एक सही है, केवल सेकंड सही है, केवल एक और दो सही है, ना पहला सही है और ना सेकंड सही है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे सभी बच्चे। देखिए बात को जरा समझें। हमने कल पढ़ा था कि पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो पृथ्वी पर अगर देखेंगे तो पानी को अगर हम देखें 100% अगर पानी को रखा जाए तो उसमें लगभग 97% जल जो है वो आपके महासागरों में ही उपलब्ध है। बाकी जो पानी बचा आपको उसको हम शेष 3% रखेंगे, जिसमें आपके ग्लेशियर का पानी भी आ जाएगा, ध्रुवों पर जो पानी है वो भी आ जाएगा, नदियों में जो पानी है वो भी आ जाएगा, झीलों का पानी या नमी जो मिट्टी की नमी होती है उसमें जो पानी होगा वो सभी का पानी इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल गलत बैठती है सेकंड वाली। अब बात आती है फर्स्ट वाली की पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध लवण जो है मीठे पानी की कुल मात्रा का कितना है। तो हम ये कह सकते हैं 1% से कम पाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है, तो इसका ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर हम कहेंगे कि इसका सही और सटीक आंसर होगा वो आंसर आपका ए होगा। देखिए
इसका बिल्कुल सही आंसर आया कि सर आंसर ए होगा। भी पृथ्वी पर उपलब्ध कुक जल में बात करें तो 97% जल जो है वो सागरों में है, जिसकी डेटा हमने कल चर्चा करी है। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी उस क्लास को जरूर देखेगा। और जो खारा जल है उससे 3% अलवण मृद जल में है, जिनमें 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। तो अब ये कह सकते हैं कि 3% पानी को अगर हम 100% मान लें या प्रॉपर 3% को देखा जाए तो उसमें भी 2.4% कहां है आपको ग्लेशियर में मिलेगा, या ध्रुवों के उत्तरी ध्रुव या साउथ नॉर्थ पोल या साउथ पोल में आपको वहां मिलेगा। उपयोग जो उपयोग नहीं है, इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोग के अलावा जल हो कुक जल की मात्रा को देखेंगे तो वो 1% से भी कम मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, बात को जरा समझें। कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलवण 3% में 68.7 ध्रुवीय छत्रक हिमनदों के रूप में पाया जाता है, ना कि 95% की मात्रा में। इस परसेंटेज की हम बात करें तो इस परसेंटेज को हमने कल की क्लास में डिस्कशन करा था कि कहां पर कितने परसेंटेज पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यूपी पीसीएस प्री का ये प्रश्न है 1998, मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2009 और 14 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागर मार्ग कौन सा है। हमने कल 5 महासागर पढ़े थे और उन 5 महासागर को हमने ये देखा था कि उनका एरिया वाइज किस तरीके से और आर्थिक तौर पर उनका क्या महत्व है। तो इस आधार पर देखना है कि विश्व का कौन सा महासागर है जो सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर की कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन है हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। अगर हम इसको देखते हैं तो आप अगर आएंगे तो पूरे विश्व को अगर हम देखें तो विश्व में आप ये देखेंगे बेटा कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपका नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। ये हिस्सा क्या है आपका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा होगा। ये आपका बेटा अफ्रीका है। और अगर यहां पर आएंगे तो ये आपका यूरोप आ जाता है। और इसमें अगर आप देखें तो आपको कल एक महासागर बताया गया था जिसको हम बोल सकते हैं अटलांटिक महासागर, जो इस प्रकार के महासागर के रूप में आता है। रावत बेटा नमस्ते, बेटा नमस्ते। ठीक, तो यहां बात को समझेंगे तो ये व्यस्त सबसे व्यस्त महासागर में यह माना जाएगा। अब व्यस्त होने का कारण क्या है बेटा, व्यस्त होने का कारण यह है क्योंकि ये 1 2 3 4 ये 4 महासागरों से घिरा हुआ महासागर है, इसलिए ज्यादा व्यस्त होगा। आर्थिक तौर पर भी इसको देखा जाएगा और राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो इसका अपना एक विशेष महत्व बनता है। दूसरा, जितने भी बंदरगाह हैं, जो बंदरगाह अफ्रीका और यूरोप के पश्चिमी तट पर है और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर जितने भी बंदरगाह हैं, वो सभी बंदरगाहों को अगर देखा जाए तो एक तरीके से हम ये देखेंगे कि अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ही वो आएंगे। अब यहां पर ऑप्शन जो दे दिए वो 2 दे दिए, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो उत्तरी होगा, क्योंकि मैंने बताया था यहां पर एक कटक पाया जाता है और कटक में यहां हल्का सा गैप आता है और उसी क्षेत्र से आपका आवागमन ज्यादा रहता है। तो यहां पर सही आंसर जो होगा वो उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा। तो सही आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्योंकि साउथ में अगर देखें तो साउथ में ज्यादा यहां पर कटक नहीं है, क्योंकि यहां एक कटक और पाया जाता है लेकिन उसका अपना कोई विशेष महत्व नहीं है, साउथ से नहीं होगा। ज्यादा जो माना जाएगा वो इंपोर्टेंस जो माना जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक महासागर को लिया जाएगा। मैं मानता हूं बात समझ में हो गई। आइए, बिल्कुल सही आंसर है कि सर आंसर इसका जो रहेगा वो बी आंसर रहेगा। अब जरा समझ लीजिए, वे विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागर मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यह मार्ग उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित यूरोप के बंदरगाहों को जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग विश्व के व्यापारिक जहाजों का लगभग 1/4 भाग क्या करता है, वहन करता है। कि पूरे विश्व के अगर जितने भी महासागर हैं उनमें अगर देखें तो जहाजों का लगभग 1/4 भाग आपको यहां मिलेगा। अर्थात व्यापार कार्य संपन्न होता है। विश्व के 55 बड़े बंदरगाह इसमें आते हैं और 28 बंदरगाह इस मार्ग के अंतर्गत आते हैं। तो विश्व के 55 बंदरगाह इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यापारिक तौर पर देखा जाए तो ज्यादा महत्व कितनों का रखा जाएगा, 28 महासागर बंदरगाहों का महत्व इसके अंतर्गत आता है। यह बेटा प्रश्न आपके लिए है यूपी पीसीएस प्री 2016 का यह प्रश्न है। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल रावत जी का आंसर बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा सागर बिना तटीय रेखा के है।
बिना तटीय रेखा के है कि कोई भी तटीय रेखा इससे संपर्क में नहीं आती, तो वो कौन सा सागर है ये बताएंगे। उत्तरी सागर है, सारगैसोस सागर है, बाल्टिक सागर है, या बेरिंग सागर है। तो जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा सागर है जो आपको लगता है बिना तटीय रेखा के होगा। तो जल्दी से बताइए इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। देखते हैं इसका सही आंसर कौन देता है जी, जल्दी से आंसर देंगे। सबसे पहले आंसर देखते हैं कि इस बच्चे का आंसर आता है जी। सभी लोग आंसर दें जो इस समय लाइव हैं, सभी लोग आंसर देंगे बेटा। तो देखिए बेटा, भाई उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर तो ये क्लियर है, बेरिंग सागर ये तो भाई तटों से लगा हुआ है चारों तरफ से, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे, अभी महाद्वीप को पढ़ेंगे तो वहां पर बिल्कुल क्लियर होगा कि कैसे इन महाद्वीपों को अलग करते हैं जी। किसान दीप सिंह का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, दीप सिंह का आंसर आया बी, बिल्कुल सही आंसर है, सारगैसो सागर है। भाई सारगैसो सागर की अगर हम बात करें, अगर इसका अर्थ निकाला जाए कि इसका मतलब क्या होगा, तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का ये शब्द है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई पुर्तगाल के आसपास ही ये आपका सागर रहा होगा, और इसी सागर को बोला जाता है सार गैसो सागर के नाम से जाना जाता है, और ये किसी भी तरीके से तट से संपर्क में नहीं आता जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार दीप सिंह बेटा। तो देखिए, तो आंसर इसका क्या रहेगा बेटा? बी रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है। सारगैसो सागर बिना तटीय रेखा वाला सागर है। यह सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, और सारगैसो सागर गल्फ स्ट्रीम, कैनरी और उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित है, और ये 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, साथ में 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। यहां चारों ओर प्रभावित होने वाली महासागर की धारा एक चक्र के रूप में घूमती है। इसी बीच सारगेस सागर पुर्तगाली भाषा एक घास पाई जाती है। इसी के नाम पर इस सागर का नाम जो रखा गया है सारगैसो सागर रखा गया है। बहुत बढ़िया बेटा दीप सिंह। आइए बेटा अगले प्रश्न का आंसर देंगे। ये आपका है आईएएस प्री 2002 का ये प्रश्न आपके लिए बन रहा है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है सेलिबीज सागर जहां है वह है, यह सागर कहां पर स्थित है? मध्य अमेरिका में है, दक्षिण पूर्वी एशिया में है, आर्कटिक महासागर में है, या आपका उत्तरी सागर के अंतर्गत आएगा? तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं, यहां तो सही है, यहां तो कोई इशू नहीं है नेटवर्क का। क्लास सबके यहां सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो जल्दी बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। सेल्विज सागर कहां पर स्थित है? तो जल्दी से बताइए कि यह सागर कहां पर स्थित है जी। दीप सिंह रावत जी, सभी लोग आंसर देंगे। देखिए, सेल्विज सागर की अगर हम बात करें तो ये सुल द्वीप पड़ता है, जो आपका पड़ता है मिंडनाओ द्वीप के समीप के आसपास, ठीक है ना। तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आएगा। और उस द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत ये आता है, ठीक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। भाई दीप सिंह का आंसर बहुत सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। तो व्याख्या भी देखिए, व्याख्या भी कह रही है कि बी है कि सेल्विज सागर दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक सागर है। यह सागर उत्तर में मिंडनाओ द्वीप और सिलु द्वीप समूह द्वारा सिलु सागर और पूर्व में सांगीहे द्वीप और सुलावेसी के मिनाहास प्रायद्वीप के मलक्का सागर से विभाजित है। पश्चिम में इसके अगर पश्चिम में बात करेंगे तो कालिमिंटन इस सागर का अंतिम छोर है। इसकी कुल लंबाई 675 किलोमीटर है, और अधिकतम अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो वो 837 किलोमीटर के आसपास आती है। इस सागर का क्षेत्रफल जो है वो इतने 2,80,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास आता है, और गहराई जो है इसकी 6,200 मीटर तक जाती है। ओके, कोई बात नहीं बेटा, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। भाई यूपी पीसीएस प्री 2021 का ये आपके लिए प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है?
भाई काले सागर के तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है? तो जल्दी से बता दो कि ये वाला देश जो है इसके तट पर स्थित नहीं है। जी जल्दी से आंसर देंगे। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। भाई काले सागर की बात करें तो दो सागर है, एक काला सागर है और एक लाल सागर है। तो दोनों के अकॉर्डिंग जरा समझने की कोशिश करेंगे सही आंसर क्या हुआ। भाई टर्की, जॉर्जिया और बल्गेरिया की अगर हम बात करें, बुल्गारिया की, तो ये सभी के सभी सागर जो हैं स्पष्ट तौर पर काले सागर के तट के किनारे स्थित है, जबकि सीरिया इसके किनारे स्थित नहीं आता। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या रहेगा? आपका ए रहेगा। तो व्याख्या कह रही है बिल्कुल सही कि सीरिया देश का काले सागर के तट पर स्थित नहीं है। काला सागर के तटीय देश कौन कौन से हैं? तो काले सागर के तटीय देश अगर देखेंगे तो आपका यूक्रेन आएगा, रूस आएगा, जॉर्जिया आएगा, तुर्की आएगा, बुल्गारिया आएगा, रोमानिया आएगा। भाई काले सागर को अगर हम देखें तो काले सागर को यूनिक्स सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण पूर्वी और उत्तर में क्रमशः पॉन्टिक, काकेसस और क्रीमियन पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर हुआ आपका ए होगा इसका आंसर। भाई दीप सिंह का आंसर बहुत सही, रावत का भी आंसर बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। आइए इसका आंसर दीजिए। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस प्री में पूछा गया आपसे 2022 में, राजस्थान में पूछा गया 1999 में, एमपी पीसीएस प्री में पूछा गया 2021 में। सारगेस सागर एक हिस्सा है, अभी आपके साथ चर्चा करी है सारगेस सागर को लेकर। तो अब ये बताइए ये हिस्सा किसका है? हिंद महासागर का है, आर्कटिक महासागर का है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का है, या दक्षिणी अटलांटिक महासागर का है, या हम यह कह सकते हैं उपरोक्त में से कोई भी हिस्सा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि डिग्री जरूर याद रखेंगे कि कौन सी डिग्री के मध्य, कौन से अक्षांश के मध्य क्या पोजीशन बनती है। अभी जब हमने चर्चा करी थी सारगेसो सागर की तो वहां पर डिस्कशन करा था कि कितने डिग्री के मध्य ये स्थित है। अब डिग्री के आधार पर अगर हम देखेंगे तो आसानी से पहचान पाएंगे कि ये कहां पर आता है। जल्दी से बताइए इसको क्या बोला था जी। दीप सिंह का आंसर आया सी, बहुत बढ़िया। भाई दीप सिंह ने आंसर सी दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दें। भाई अगर हम इसको देखें तो ये लगभग ये मान के चलिए 20 से 40 डिग्री के अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, और पूर्व में बात कर उत्तरी अक्षांश में बात करेंगे। जबकि अगर हम इसकी बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में लगभग 35 से 75 डिग्री अक्षांश के मध्य ये पाया जाएगा। और ये पोजीशन जो बनेगी वो पोजीशन बनेगी उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत बनेगी। अभी अभी आपके साथ चर्चा करी थी। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक। दीप सिंह का आंसर बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर दिया भाई दीप सिंह ने, आंसर इसका हुआ सी। भाई सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का क्या है? हिस्सा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत और स्थिर जल के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। एक बात और याद रखेंगे, ये भूरे रंग के सरगुस्सम समुद्र शैवाल और शांत नीले पानी के लिए भी जाना जाता है। तो इसकी दो खासियत है, एक तो यह कि शांत और स्थिर जल के तौर पर जाना जाएगा कि इनके मध्य होगा, जबकि भूरे रंग और इन पोजीशन के आधार पर भी इसको हम पहचान के तौर पर रख सकते हैं। तो सही आंसर जो बना वो आंसर रहेगा आपका सी, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आंतरिक सागर कौन सा है जरा बताइए। और ये आपसे पूछा गया है राजस्थान में प्री 1999 का ये प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए कि आंतरिक सागर कौन सा हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। जी ऑप्शन आपके सामने है, आपका है श्वेत सागर, काला सागर, ऑप्शन है कैस्पियन सागर या जापान सागर। तो जल्दी से दीजिए कि आंतरिक सागर कौन सा होगा इसमें जी। जल्दी से आंसर दे बेटा, किसका सही और सटीक आंसर क्या है? आंतरिक सागर का मतलब यह हो गया कि जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से टच ना हो लेकिन एक बड़े एरिया को कवर कर रहा हो। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर जो है वो आंतरिक सागर के तौर पर जाना जाता है। सबसे बड़ी झील के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसका एरिया लगभग 3,71,000
वर्ग किलोमीटर के आसपास क्या है, इसका अपना एक एरिया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर होगा सी, कैस्पियन सागर। वेरी गुड बेटा, दीप सिंह का आंसर आया सी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर देते चले, अपने अपने आंसर देते चलेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आपका ये हुआ। तो बिल्कुल सही आंसर है बेटा सी, बिल्कुल बेहतरीन आंसर, कि कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे विश्व का सबसे बड़ी झील की उपमा दी जाती है। इसका कोई भी हिस्सा महासागर के भाग को स्पर्श नहीं करता, इसी वजह से इसको आंतरिक महासागर के तौर पर जाना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल अभी मैंने बताया 3,71,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। वैत श्वेत सागर रूस के पश्चिम भाग में स्थित एक खाड़ी है। काला सागर एक महाद्वीप समुद्र है, जबकि जापान सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का पूर्ण तौर पर हिस्सा होगा। क्योंकि हमने कल की क्लास में पढ़ा था प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर अगर भारत को, तो विश्व को अगर देखा जाए तो पूरब और पश्चिमी दो छोरे जो हैं, दो छोर हैं, उन दोनों छोर पर जो सागर पाया जाएगा वो प्रशांत महासागर आएगा, और उसमें जापान, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के से संपर्क होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? ये आपका प्रश्न है यूपी पीसीएस प्री 2010 का, ये आपके लिए प्रश्न है। तो बताइए बाल्टिक सागर होगा, भूमध्य सागर होगा, या काला सागर होगा, या उत्तरी सागर इसके अंतर्गत आएगा? तो जल्दी से बताएंगे बेटा इसका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने है जी, जल्दी से आंसर देंगे कि सर इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ये वाला रहेगा। बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर या उत्तरी सागर माल्टा अवस्थित है। तो जल्दी से बताइए माल्टा कहां पर स्थित है? माल्टा, माल्टा जो है आपका देश है, जल्दी बताइए माल्टा, जल्दी से बताइए किसके पास आता है ये जी। मैं माल्टा की बात करें तो माल्टा लगभग 1964 में आपका कॉमनवेल्थ का सदस्य बना। भाई कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है? कॉमनवेल्थ का मतलब है वह देश जो कभी अंग्रेजों के अधीन रहे थे, वो इन देशों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। कॉमनवेल्थ के अंतर्गत ये शामिल किया गया 1964 में, और 2000 आपको देखें 4 में यूरोपियन देशों का ये सदस्य के रूप में सदस्यता इसने ग्रहण करी। तो वो सागर वो आएगा जो वो किसके अंतर्गत आएगा? भूमध्य सागर के अंतर्गत आएगा। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका बी, इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। तो देखिए बात को जरा समझें भी, माल्टा देश भूमध्य सागर में स्थित है। माल्टा का क्षेत्रफल जो है वो 316 वर्ग किलोमीटर है। ये 3 द्वीपों का है, माल्टा है, गोजो है और आपका कोमिनो से मिलकर बना है। माल्टा की राजधानी क्या है? बेलेटा है। ये याद रखना कि इसकी राजधानी क्या है बेटा? बेलेटा इसकी राजधानी है। देखिए भी मैंने बताया था 2004 में यूरोपियन यूनियन का ये सदस्य बना था, और 1964 से कॉमनवेल्थ का ये सदस्य भी है। तो इसका सही आंसर हुआ आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है यूपी पीसीएस प्री 2011 का ग्रेनेडा कहां पर स्थित है? ग्रेनेडा कौन से महासागर के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन आपके सामने है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कैरिबियन सागर या भूमध्य सागर। जल्दी से बताइए इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर देते चलेंगे कि सर इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ये वाला होना चाहिए जी। तो देखिए बात को बेटा समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि ग्रेनेडा है क्या। भाई ग्रेनेडा की बात करें तो ये 6 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। तो जो 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है उसको ग्रेनेडा कहा जाएगा। अब बात आती है कि ये कौन से कहना चाहिए महासागर का हिस्सा होगा। तो इसको अगर हम देखें तो ग्रेनेडा जो है दक्षिण पूर्वी भाग के अंतर्गत आता है। पूरे विश्व में अगर देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी भाग के अंतर्गत आएंगे। और दक्षिण पूर्वी अगर हम बात करें, भाई दक्षिण और पूर्वी की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा इसके आसपास आएगा। और विश्व में अगर ग्रेनेडा को देखें तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर। तो सटीक जो बैठेगा वो आपका बैठेगा कैरिबियन सागर की पोजीशन यहां आती है। बिल्कुल दीप सिंह का आंसर बिल्कुल सही बेटा। देखिए बात को जरा समझेंगे बेटा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। ग्रेनेडा कैरिबियन सागर के दक्षिण पूर्वी भाग में अंतर्गत आता है। ग्रेनेडा समूह में देखिए बताया कि 6 द्वीपों के अंतर्गत द्वीपों का शामिल है। ग्रेनेडा में अगर बात करेंगे तो ट्रिनिडा तथा टोबैगो के दक्षिणी भाग में, वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्रेनेडा को आइलैंड ऑफ स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनेडा की राजधानी क्या है? सेंट जॉर्ज है। और शीत युद्ध के दौरान ग्रेनेडा यूएसएसआर से अपना सैन्य अड्डा बना लिया गया था। तो यूएसएसआर जो हुआ था, जो रूस से टूटकर अलग बना था,
तो वो इसके अंतर्गत आया। तो बिल्कुल सही आंसर आपका, बिल्कुल दीप सिंह का आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। आइए बेटा आंसर देंगे। यूपी लोअर पीसीएस 2010 का ये प्रश्न आपके लिए है। इटली, सिसिली, सरडिमिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम बताइए कि ये सागर जो घिरा हुआ है किनसे घिरा हुआ है? एडियाटिक सागर, एजियन सागर, लिगुरियन सागर, टेरहेनियन सागर। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 15 का सही और सटीक आंसर ये वाला होना चाहिए। जी, आपसे पूछ रहा है इटली, सिसिली, सरडीमिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या होगा। तो देखिए उस सागर को हम बोलेंगे टेरहेनियन सागर से घिरा हुआ है। तो ये किन सागरों से घिरा हुआ है? ये सभी के सभी इन सागर के इर्द गिर्द आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। देखिए व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि आंसर सर डी होगा। इटली, सिसिली, सरडीमिया और कोर्सिका से घिरा हुआ सागर है टेरहेनियन सागर है। ये भूमध्य सागरीय भाग का एक हिस्सा है। इन सभी क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय युक्त जलवायु पाई जाती है और जहां वर्षा शीतकाल के दौरान होती है। तो बिल्कुल सही आंसर जो हुआ वो आंसर आपका डी होगा। दीप सिंह, वेरी गुड बेटा। अगला प्रश्न है यूपी बीओ का आपका पेपर हुआ था 2019 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया अरजबेजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने बेटा, काला सागर, लेवेंटीन सागर, कैस्पियन सागर या अरल सागर। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है कि अरजबेजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस सागर के किनारे स्थित है? तो जल्दी से बताएंगे सर इसका आंसर ये वाला होना चाहिए। जी, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का नंबर टाइप के आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर सर ये वाला होगा। भी एशिया महाद्वीपों में मुस्लिम देश है। ये कौन सा देश? अरजबेजान। तो ये तो क्लियर है कि ये देश कहां का है? एशिया का है। तो एशिया का ये देश है अरजबेजान। अब आपको बताना है कि ये कौन से सागर के इर्द गिर्द इसकी राजधानी आती है। दीप सिंह ने आंसर दिया है बेटा सी। इसका मतलब कैस्पियन सागर। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि कैस्पियन सागर अभी हमने पढ़ा, क्योंकि कैस्पियन सागर ही इसका सही आंसर होगा। क्योंकि कैस्पियन सागर को एक बात और समझेंगे, इसको आंतरिक सागर के नाम से भी जाना जाता है। कि आंतरिक सागर कौन सा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी करा था कि आंतरिक सागर किसे कहा जाएगा, तो कैस्पियन सागर को किया जाएगा। तो इसकी सीमा के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो बाकू जो है इसके किनारे ही स्थित है इसकी राजधानी। ठीक, आइए बात को समझ लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया सभी लोगों ने कि सर सी इसका सही आंसर होगा। भी एशिया महाद्वीप के मुस्लिम देश अरजबेजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के किनारे एक स्थित है। कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है जिसकी सीमाएं अरजबेजान सहित रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से लगी हुई है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करेंगे। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एमपी पीसीएस प्री 1991 का ये प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न कह रहा है टर्की के उत्तर में बताइए कि टर्की के उत्तर में कौन सा सागर आएगा? काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर या आपका भूमध्य सागर इसके अंतर्गत आएगा? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है कि सर इसका सही और सटीक आंसर ये वाला रहेगा। जी, जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए टर्की की अगर हम बात करें तो टर्की जो है, आप ये देखिए यूरोप में अगर आप जाएंगे तो टर्की, जिसे हम तुर्की भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये आप देखेंगे यूरेशिया का हिस्सा है। यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों का विस्तृत भाग के अंतर्गत ये आता है। तो ये जो भाग आएगा तो यहाँ पर एक इस तरह की संरचना बनती है। जब ये दोनों को अलग करता है तो कुछ इस तरह की संरचना आप मैप में देखेंगे तो इस तरह की एक संरचना वहां पर बनकर आती है। तो ये चार सागरों से घिरा हुआ हिस्सा आता है। अब ये चार सागरों से घिरा हुआ जब हिस्सा आएगा तो वो सागर जो बनेगा वो आपका आएगा काला सागर। कौन सा सागर आएगा? काले सागर से घिरा हुआ होगा। दीप सिंह का आंसर आया काला सागर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आया
कि ये काले सागर से घिरा हुआ है। बिल्कुल देखिए बेटा, कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसको जरूर देखेंगे। तो व्याख्या में भी स्पष्ट हो गया कि भाई दीप सिंह का आंसर बिल्कुल सही है कि टर्की उत्तर में काले सागर है। तुर्की या टर्की एक यूरेशियाई देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तृत तौर पर है। इसकी सीमा 4 सागरों से लगी हुई है जो इस प्रकार है। काला सागर जो पश्चिम उत्तर में है आपका, पश्चिम में एजियन सागर है, मरमरा सागर है, और दक्षिण में भूमध्य सागर है। ये मरमरा सागर है, ये आपको बिल्कुल सेंटर में आता है। ठीक, हाँ, सतरे का काला सागर। बिल्कुल, अगले प्रश्न पर आते हैं। यूपी मेंस 2010 का ये आपके लिए प्रश्न है। निम्नलिखित में किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती? भूमध्य सागर से नहीं मिलती, किस देश की बात हो रही है? अफ्रीका की। कि अफ्रीका के किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती? तो जल्दी से बताएंगे कि इस वाले देश की सीमा नहीं लगती। जल्दी से फटाफट आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ये वाला होना चाहिए। जी बेटा, जल्दी से आंसर देंगे, फटाफट दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। भाई भूमध्य सागर की अगर हम बात करते हैं तो भाई भूमध्य सागर जो आ गया वो आपका ये रहा, ये आपका भूमध्य सागर है अफ्रीका में। अब भूमध्य सागर में अगर आप देखें तो बेटा अल अजीजिया भी लगभग लगभग यहां आ जाता है। मोरक्को, मोरक्को की अगर हम बात करेंगे तो मोरक्को क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। इब्न बतूता कहां से आया था? आया ना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश अगर पूछा जाएगा तो वो कौन सा होगा? मोरक्को अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश है। और ट्यूनेशिया की बात करेंगे तो ट्यूनेशिया भी इसी एरिया के आसपास आता है। तो ये बिल्कुल भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। जबकि अगर चाड की अगर हम बात करेंगे तो ये जो देश है ये आपका एक तरीके से हम ये कह सकते हैं स्थल रुद्ध देश है। ये देश कैसा है? ये स्थल रुद्ध देश है। मतलब स्थल रुद्ध देश का मतलब ऐसा देश जिसकी सीमा किसी भी तरीके से समुद्र से नहीं लग रही हो, जिसकी सीमा पूरी तरीके से जमीनी भाग से लग रही हो लेकिन जब सागर से कहीं भी टच ना हो रही हो, तो वो देश आपका कौन सा होगा? चाड देश होगा। बिल्कुल सही आंसर होगा ए। भाई ए किसने दिया? दीप सिंह ने आंसर दिया, सोनम ने भी आंसर बढ़िया दिया, रावत ने भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। तो बिल्कुल सही आंसर देखिए, आपका आंसर बी बिल्कुल सही है बेटा। अफ्रीका देश चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। भाई चाड एक स्थल रुद्ध देश है जिसकी राजधानी अनजमेना है, और इसके उत्तर में लीबिया है, दक्षिण में मध्य अफ्रीका गणराज्य है, पूर्व में आपका सूडान है तथा पश्चिम में नाइजीरिया, कैमरून स्थित है। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनेशिया, स्पेन, फ्रांस, इटली की सीमाएं जो है वो भूमध्य सागर से लगती है। मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो देश हैं ये आपके अफ्रीका के देश हो गए, और स्पेन, फ्रांस, इटली जो है ये आपके यूरोप के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इनकी सीमा भी और इनकी सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है। तो अफ्रीका के आप 3 और 3 आप ये कह सकते हैं आपके यूरोप के देशों की सीमा लगेगी। अगला प्रश्न है आपका बेटा आईएएस प्री 2015 का ये प्रश्न आपके लिए पूछा जा रहा है। दक्षिण पश्चिमी एशिया निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? भूमध्य सागर तक नहीं फैला है तो वो कौन सा देश है? जल्दी से बता दो कि सर इसका जो आंसर होना चाहिए वो ये होने, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या इजराइल। तो जल्दी से बताएंगे इसमें से दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसका विस्तार हम ये कहें कि भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है? फटाफट देंगे इसका आंसर। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ये वाला हो सकता है। जी जल्दी से आंसर देंगे बेटा। सोनम आंसर दो बेटा, रावत दो, दीप सिंह आंसर दो, और जो बच्चे लाइव इस समय हैं वे सभी बच्चे आंसर देते चलेंगे कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। जी आपने आंसर दिया, दीप सिंह ने आंसर दिया, जॉर्डन, रावत ने भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चीजें आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते चले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। सर सीरिया की भी सीमा लगेगी, लेबनान भी है, इजराइल भी आएगा, तो कौन सा नहीं आएगा? आपका जॉर्डन, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए बात को जरा समझ लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया सभी बच्चों ने कि सर इसका आंसर जो है वो बी है।
भाई देखिए, दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर तक नहीं फैली हुई है। अगर हम देखें तो इसके दक्षिण और पूर्व में कौन सा है? सऊदी अरब है। उत्तर पूर्व में देखेंगे तो इसके इराक आएगा, सीरिया आएगा। पश्चिम में देखेंगे फिलिस्तीन और इजराइल स्थित है। जबकि इजराइल के पूर्व में होने के कारण जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करती। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका जॉर्डन है, जॉर्डन से पहले जो आ जाता है वो आपका इजराइल आ जाता है। इजराइल की वजह से इजराइल बीच में आ जाता है, इजराइल नहीं होगा तो उसकी सीमा स्पष्ट कर जाएगी। वहीं आपका सीरिया, लेबनान, इजराइल तथा तुर्की को भौगोलिक सीमाएं भूमध्य सागर से लगी हुई है, जिसकी बात अभी हम इससे पिछले प्रश्न में कर भी चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है आपका आईएएस प्री 2017 का। यह प्रश्न आपके लिए है कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है। अब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब दो प्रश्नों में हमने इस पर विस्तार से चर्चा करी है कि भाई कौन से देश की सीमा भूमध्य सागर से लगेगी। अब देखते हैं कौन है जो सही आंसर देगा। भाई जॉर्डन होगा, इराक होगा, लेबनान होगा या सीरिया होगा। 1 2 3 सही होगा, 2 और 3 सही होगा आपका, 3 और 4 होगा, या 1 3 और 4 इसके अंतर्गत आने चाहिए। तो जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? जी बेटा जल्दी से आंसर। बिल्कुल, रावत जी का जॉर्डन बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे। देखिए, भूमध्य सागर देश की अगर हम बात करें, भूमध्य सागर की अगर हम बात करें तो भूमध्य सागर से लगभग लगभग 21 देशों की सीमा लगती है। टोटल कितने देशों की सीमा लगती है? 21 देशों की सीमा लगती है, जिसमें अभी हमने 3 अफ्रीका के पढ़े थे, 3 यूरोप के पढ़े थे और पिछले प्रश्न में हमने 3 और जोड़े, तो टोटल मिलाकर 9 के बारे में हमें पता चला कि किसकी सीमा लगती है। लेकिन यहां पूछ रहा है कि किसकी सीमा प्रॉपर तौर पर लगेगी, तो अभी हमने पता चला, देखो जॉर्डन नहीं आ रहा था, इजराइल इसके बीच में आ रहा था। इराक तो काफी दूर हो गया, ये भी मैच नहीं कर रहा। तो बचा कौन सा? लेबनान और सीरिया। ये अभी अभी हमने पढ़ा। तो 3 और 4 बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। 3 4 बिल्कुल सही आंसर है। सोनम का आंसर भी सही है बेटा, दीप सिंह का भी आंसर सही। देखिए बात बिल्कुल सही है। आपका आंसर स्पष्ट कह रहा है कि सर आंसर इसका सी होगा। भूमध्य सागर की सीमा 21 देशों से लगी हुई है। वे देश कौन कौन से हैं? ये देश, अब ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हमने आपके लिए पूरे के पूरे एक जगह सभी 21 देशों की लिस्ट दे दी है, ताकि आप भविष्य में फिर कभी ना भूलें। देखिए कौन कौन से हैं बेटा। अल्बानिया है, अल्जीरिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, क्रोएशिया है, साइप्रस है, आपका मिस्र है, फ्रांस है, ग्रीस है, अल्जीरिया है, इटली है, लेबनान है, लीबिया है, आपका माल्टा है, मोनाको है, मॉन्टेनेग्रो है, मोरक्को है, आपका स्लोवेनिया है, स्पेन, सीरिया, ट्यूनेशिया और तुर्की। ये वो देश हैं जिनकी सीमा हम ये कह सकते हैं कि किससे लगी हुई है? भूमध्य सागर से लगी हुई है। तो सीधी सी एक बात खत्म हो गई कि भूमध्य सागर से जो देशों की सीमा है वो 21 है, और वो 21 देश कौन से हैं? ये इस बुक की खासियत है कि सभी पॉइंट आपको एक जगह मिल रहे हैं। मैं पुनः बताना चाहूंगा, जो बच्चे अभी आए हैं, जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो सभी का सभी कुछ इस बुक से पढ़ाया जा रहा है। प्रीलिम्स पॉसिबल आईएएस राज्य एवं पीसीएस भूगोल की ये बुक है। आप चाहें तो बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, इस बुक को अपने नजदीक के बुक स्टोर से भी खरीद कर साथ में तैयारी करेंगे तो और अच्छी क्लास हो लगेगी आपको, और आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये आपका है यूपी पीसीएस प्री 2012 का ये प्रश्न बेटा आपके लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? अरल सागर के किनारे कौन सा आपका देश है, यह बताना है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जरा बताइए कि सर ये वाला ऑप्शन जो है वो प्रॉपर तौर पर मैच कर रहा है। क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे तो अरल सागर के किनारे स्थित देशों की बात करें, अरल सागर की बात होगी तो बात होगी थोड़ी रूस की भी बात होगी, क्योंकि रूस जो 1991 में जो उसका अस्तित्व था वो अपना अस्तित्व खो चुका था, विखंडन हो गया था। तो उसके आधार पर बताएंगे। तो आप बताइए इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है जी।
दीप सिंह ने आंसर दिया है ए, बिल्कुल। और बताइए, सभी बच्चे आंसर देंगे कि सर इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ये हो सकता है। बिल्कुल सही आंसर दिया सर। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है वो अरल सागर के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर आपका ए होगा। दीप सिंह का आंसर बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही आंसर दिया दीप सिंह ने, आंसर ए बिल्कुल बेहतरीन बेटा। दिए गए युग्मों में ए बिल्कुल सही है, जो अरल सागर के किनारे अवस्थित है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान केंद्रीय एशिया के केंद्र हैं, जिनकी सीमाएं अरल सागर से लगी हुई हैं। दूसरी बात बेटा, दिए गए सभी देश अर्थात कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, रूस इत्यादि सोवियत संघ के भाग हैं, जो सोवियत संघ के विखंडन के उपरांत 1991 में क्या थे, ये अस्तित्व में आए थे। तो बाकी देश बाद में बने थे, उनका अस्तित्व अपने आप में अलग था। नेक्स्ट है आपके सामने बेटा, यूपी पीसीएस प्री 2012 का ये प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये बताना है। बोथानिया की खाड़ी फ्रांस, बे फिन की खाड़ी अर्जेंटीना, कारपेंट्रिया की खाड़ी कनाडा, टोकनिक की खाड़ी वियतनाम। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है प्रॉपर तौर पर सही और सटीक बैठता है? जी फटाफट दीजिए आंसर कि सर इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर ये होगा। जी फटाफट दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 का आंसर दीजिए कि 22 का आंसर ये होगा। देखिए, अब एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप जब पढ़ेंगे तो यूरोप महाद्वीप में आप एक बात नोट करना बेटा, यूरोप को हम बहुत छोटे छोटे महाद्वीपों में बटा हुआ है, बहुत छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है। तो ज्यादातर इस तरह के प्रश्न जो बनते हैं वो आपके यूरोप महाद्वीप से बनते हैं। ठीक, तो फिलहाल इसका आंसर देंगे पहले, फिर चर्चा करेंगे। देखिए बात को जरा समझते हैं। पहला है आपका बोथानिया की खाड़ी। बोथानिया की खाड़ी की बात करें तो ये आपके फ्रांस में नहीं है, ये फ्रांस में नहीं है, ये स्वीडन और फिनलैंड के मध्य आती है। तो ये किसके अंतर्गत आती है बेटा? स्वीडन और आपके फिनलैंड, फिनलैंड के अंतर्गत आती है। फिनलैंड के अंतर्गत ये आपके यहां पर आती है। दूसरी बात, राधे राधे बेटा, राधे राधे। दूसरी बात आती है बेफिनिया की खाड़ी। बेफिन की अगर खाड़ी की बात करें तो बेफिन की खाड़ी आपके अर्जेंटीना में नहीं है, ये आपके अर्जेंटीना के अंतर्गत नहीं आती। इसको अगर आप देखेंगे तो आप ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य देखेंगे तो ये आपका ग्रीनलैंड में आती है। ग्रीनलैंड और आपके कनाडा, इनके मध्य में जो खाड़ी आती है इसको हम बोलते हैं। कारपेंट्रिया की खाड़ी की बात करें तो कारपेंट्रिया की खाड़ी आपकी प्रॉपर तौर पर देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में आती है, तो ये कनाडा में नहीं आती। ये कहां आती है बेटा? ये ऑस्ट्रेलिया में आती है। तो फिर बचा आंसर डी, डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल छवि ठाकुर, राधे राधे बेटा। जल्दी से बताएंगे बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? डी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हुआ। ठीक है, आइए, तो बिल्कुल सही आंसर हुआ बेटा डी इसका। तो दिए गए युग्मों में से डी बिल्कुल सही है। टॉनिक की खाड़ी दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसके पूर्व में उत्तरी वियतनाम, उत्तर में चीन का ग्वांगसी प्रांत और पश्चिम में चीन का हाइना द्वीप तटवर्ती भाग इसके अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त बोथानिया की खाड़ी की बात करें तो देखिए स्वीडन और फिनलैंड के मध्य आ रही है, जबकि बोफिन की खाड़ी की बात करें ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य आ रही है। जबकि कारपेंट्रिया की खाड़ी की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के भाग के अंतर्गत आएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर होगा डी। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अगले प्रश्न का देखते हैं, सबसे पहले कौन आंसर देगा। ये प्रश्न है आपके सामने आईएएस प्री 2019 का, ये प्रश्न आपके लिए है। जल्दी से आंसर देंगे सर इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म आपके सामने है, एक तरफ सागर लिखा है और सागर से लगे हुए देश लिखे हुए हैं। अब आपको मैच करना है कि कौन से सागर से किस देश की सीमा लग रही है। ऑप्शन है एड्रियाटिक सागर अल्बानिया, लाल सागर सॉरी काला सागर क्रोएशिया, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर मोरक्को और लाल सागर आपका सीरिया। तो जल्दी से बताएंगे कि सर इसका सही और सटीक ऑप्शन कौन सा बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 23,
जल्दी से आंसर देंगे कि 23 का सही और सटीक आंसर कौन सा हो सकता है। सोनम आंसर देंगे बेटा, रावत जी आंसर दो, दीप सिंह आंसर, सभी लोग आंसर दें जो फिलहाल इस समय लाइव हैं, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर। भाई दीप सिंह ने आंसर दिया 1 3 4, 1 3 4 सही। अच्छा, आपको यह बताना है कि पहला दूसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा पांचवा सही है, ये हम ये कह सकते हैं पांचों ही ऑप्शन सही है जी। रावत जी का आंसर आया बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए बात को जरा समझेंगे, तो एड्रियाटिक सागर जो है, एड्रियाटिक सागर आपका अल्बानिया में है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपने दिया। काला सागर जो है क्रोएशिया में आता है, बिल्कुल सटीक आंसर, और नहीं क्रोएशिया में नहीं आता ये बेटा। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान में आएगा, और भूमध्य सागर आपका मोरक्को में आएगा, लाल सागर में सीरिया नहीं आता। तो ऑप्शन बैठा आपका पहला सही बैठा, तीसरा सही बैठा और चौथा सही बैठा। तो पहला तीसरा चौथा जो बैठ रहा है वो आपका बैठा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो सही आंसर हुआ बी, और बी आंसर दिया रावत जी ने, आंसर दिया दीप सिंह ने, आंसर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। तो बहुत सही आंसर, सभी का आंसर सही है कि सर आंसर इसका बी होगा, और पहला तीसरा चौथा ही पूर्णतः सही है। भाई एड्रियाटिक सागर से अल्बानिया और कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान और भूमध्य सागर से मोरक्को लगा हुआ है। जबकि अगर हम बात करेंगे एड्रियाटिक सागर से लगे सभी देश, सीमावर्ती देश जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो इस बात को जरूर याद रखेंगे। एड्रियाटिक सागर से लगे हुए देश कौन कौन से हैं? इटली आता है, क्रोएशिया आता है, बोस्निया आता है, हर्जेगोविना आता है, मॉन्टेनेग्रो आता है बेटा, अल्बानिया आता है, और स्लोवानिया के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आएंगे। जबकि कैस्पियन सागर से लगे देश आपके आएंगे कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा इनसे लगी हुई है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका गर्त। गर्त क्या होता है हम सभी जानते हैं, महासागर का नितल एवं गर्त। ये लिस्ट जरूर याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में बच्चों ने यही मिस्टेक करी कि वो पॉइंट पर डिस्कशन जो करा था, महासागरों के बारे में चर्चा जो करी थी, उसको ध्यान से नहीं सुना या नोट नहीं किया, तो वो गलती इस बार नहीं करना है। आपके सामने है कि महासागर के नितल एवं गर्त, कि महासागर में कौन कौन से तट पाए जाते हैं, कौन कौन से अब तट की स्थिति कहां पर है, और उनमें कौन कौन से गर्त पाए जाते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम मापक की बात करें कि मापक कैसे किया जाता है, तो उच्च तामित वक्र के आधार पर, मापन एवं मानचित्र के आधार पर, वो मेन चीज क्या है, सोनार। सोनार के आधार पर हम क्या करते हैं, गहराई का पता करते हैं कि सागर की गहराई कितनी होगी। ठीक है, आइसोपाथ और डेटम रेखा जो होती है, डेटम रेखा जो होती है ऊंचाई एवं गहराई की मापन के आधार पर रखा जाता है। जबकि सोनार जो होता है अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। महाद्वीपीय मगनट की बात करेंगे, एक बार मुझे बता दें कि पढ़ने में बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है या नहीं, क्या जूम करने की जरूरत तो नहीं है, जरा मुझे बताएं। मैं मानता हूं ये बिल्कुल पढ़ने में आ रहा होगा, यस या नो जी, जल्दी से बताएं। तो महाद्वीपीय मग्न तट की बात करेंगे, तो महाद्वीप के जल में डूबे हुए भाग को बोला जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। तो महाद्वीपीय मग्न तट, पीडीएफ जो मिलेगी बेटा छवि, पीडीएफ के लिए आपको मार्केट से ये बुक परचेस करनी पड़ेगी, अरिहंत प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम की ये बुक है, जो आपको मार्केट से मिल जाएगी, आपके नजदीक के बुक स्टोर से मिल जाएगी, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी कुछ बेटा हम आपको पढ़ा रहे हैं पीडीएफ से रिलेटेड, वो सभी पॉइंट इस बुक के अंदर है, तो ये बुक आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा है तो महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, तो महाद्वीप डूबे अधिकांश गहराई की बात करें तो 100 पेदम होती है। गैंड बैंक मत्स्य सेल के संसार का लगभग 25% पेट्रोलियम यहां पर प्राप्त होता है। अगर हम बात करें गैंड बैंक की बात करें तो उत्तर और दक्षिण में अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका और बिल्कुल चलेगी बेटा, वर्मा जी इकोनॉमिक्स की क्लास भी चलेगी। महाद्वीपीय मग्न तट की ढाल की बात, ये तो हो गया तट। अब बात करते हैं ढाल क्या होता है, ढाल को जरा समझे। मग्न तट और सागरीय मैदान के बीच का जो भाग होता है वो सर्वाधिक विस्तार और अटलांटिक महासागरीय निक्षेपण का
प्रभाव होता है। गहरे सागरीय मैदान की बात करें तो महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत भाग जो कितना है 75.9% के अंतर्गत आता है, और सर्वाधिक विस्तार जो इसका कहाँ है बेटा, प्रशांत महासागर। इसी में आपके कटक आएंगे, इसी में आपके ज्वालामुखी पर्वत आएंगे, गाइऑट विद्यमान होंगे, जीवों के निक्षेप आदि इसमें क्या रहेंगे, आपके विद्यमान रहते हैं। और महासागरीय गर्त की बात करेंगे तो गर्त बिल्कुल क्लियर, जो सबसे निचला भाग होगा। तो महासागर गहरा गर्त कहाँ है बेटा, मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में है, और वो कहां पर है बेटा, फिलीपींस में। और कितना गहरा है, 11,022 मीटर गहरा ये आपका गर्त है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, आगे बात को अगर हम समझते हैं, तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आप जरूर नोट करेंगे कि इनकी गहराई कितनी है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। एक तरफ महासागर, उसकी गर्त, और सामने उसकी गहराई दी है, और ये गहराई जो लिखी है आपके गहराई के आधार पर इनको घटते क्रम में लिखा गया है। सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में ही अधिकांश गर्त पाए जाते हैं। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि विश्व में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्रॉब्लम जो आती हैं, वो ज्यादातर कहां पे आती हैं, आपके प्रशांत महासागर में ही आएंगी। तो प्रशांत महासागर में ही सब दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त, और इसकी गहराई अगर हम देखेंगे तो 11,022 मीटर के आसपास बैठती है। दूसरा भी आपका प्रशांत महासागर में आएगा, जिसको टोंगा बोला जाता है, और टोंगा को अगर आप देखेंगे तो ये बेटा लगभग 10,882 किलोमीटर। क्लियर नहीं दिख रहा? क्या सभी को क्लियर नहीं दिख रहा, जरा मुझे बताएं, क्या अब भी क्लियर नहीं दिख रहा है? अब क्लियर दिख रहा है बेटा? अब क्लियर दिख रहा है, जरा बताएं। हाँ, छवि अब बताइए, क्लियर दिख रहा है? अब मैं मानता हूं इससे ज्यादा जूम तो नहीं हो सकता, क्लियर दिख रहा होगा। तो प्रशांत महासागर में क्या है बेटा, मेरियाना गर्त। इसकी गहराई कितनी है आपकी, 11,022 मीटर के आसपास आ रही है बेटा। दूसरा है प्रशांत महासागर में टोंगा है, जिसकी गहराई आपकी 10,882 मीटर बैठती है। अगला भी बेटा प्रशांत महासागर में आता है जो आपका क्यूराइल है, और ये आपका 10,498 मीटर बैठता है। इसके बाद अगला फिर प्रशांत महासागर में है, जिसको फिलिपाइन के नाम से जाना जाता है, और फिलिपाइन जो है आपका 10,475। ठीक, नहीं वो तो नेटवर्क इशू है फिर आपकी तरफ। दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो करमोडेक है, और इसकी गहराई अगर हम देखेंगे बेटा वो 10,047 मीटर के आसपास आती है बेटा छवि, ठीक है ना। प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो पेरू चिली जो दक्षिण अमेरिका के आसपास आएगा, और ये इसकी गहराई बेटा जो बैठेगी वो 8,025 मीटर बैठती है। इसके बाद आपका आता है उत्तरी प्रशांत महासागर। इसमें जो गर्त है उसका नाम है एलुसियन, और इसकी बेटा जो गहराई है 7,669 के आसपास बैठती है। अटलांटिक महासागर, इसमें प्यूटोरिको गर्त आता है, जिसकी आप गहराई जो नापेंगे वो 8,338। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा छवि बेटा, वो आप नेटवर्क इशू हो सकता है, या क्लियरिटी के लिए थोड़ी क्वालिटी को बढ़ा लें। अगला आता है बेटा दक्षिणी संघ या अटलांटिक महासागर में आएंगे तो यह है आपका एस सैंडविच गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 8,262 मीटर बैठती है। इसी तरह अटलांटिक महासागर में आएंगे तो अगला बैठेगा आपका रोमांस गर्त, जिसकी गहराई लगभग बेटा 8,385 मीटर बैठती है। इसी तरह तीसरा अगला आएगा अटलांटिक महासागर में, और इसको उत्तरी अमेरिकी बेसिन के नाम से जाना जाता है, और इसकी गहराई लगभग 2,200 मीटर के आसपास बैठती है। अटलांटिक महासागर में अगला आएगा उत्तरी अटलांटिक कटक के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसकी गहराई लगभग 3,000 मीटर के आसपास बैठती है। अटलांटिक महासागर में अगला है आपका कैप वर्डे गर्त बेसिन। ये जरूर याद रखना क्योंकि यहां से अभी क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए बेटा, ठीक है ना। वो आपका आएगा लगभग 5,000 के आसपास,
इसके बाद आएगा हिंद महासागर, जिसे सुंडा या जावा गर्त के नाम से जाना जाएगा, जिसकी गहराई हम लगभग 7450 के आसपास आंकते हैं। इसके बाद आएगा आपका आर्कटिक महासागर, जो यूरेशियन बेसिन के अंतर्गत आता है, जिसकी गहराई 5500 मीटर के आस। ठीक, तो ये सभी गर्त हैं, इन गर्त को जरूर याद करेंगे। ठीक है, आइए आगे प्रश्न पर आते हैं। अब हमने जो चर्चा करी, उस चर्चा के आधार पर अब देखते हैं कि कितने बच्चों को चीजें याद हैं और वो कितने आंसर दे पाएंगे। बिहार पीसीएस प्री 2023 का ये प्रश्न आपके सामने है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होती है? कौन सी परत होती है जो नई परत को जोड़ने के लिए सहायक होती है? निम्न स्खलन या संवक्षण बोला जाता है, भूकंप होता है, समुद्र तल का फैलाव होता है, या संवहन होता है? तो कौन सा हिस्सा आएगा जो इसका सही आंसर होगा? जो लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक, जल्दी से बताइए बेटा इसका सही और सटीक आंसर। भाई पृथ्वी की परत की बात करो तो निरंतर उस पर वृद्धि हो रही है और उसके विस्तार को बढ़ावा मिल रहा है। तो विस्तार जो होगा वो विस्तार कैसे होगा? आंतरिक तौर पर होगा, प्लेटों की वजह से होगा। और प्लेटों को देखा जाए तो प्लेटें कहां है बेटा? समुद्र में है। तो इसका सही आंसर होगा समुद्र तल का फैलाव। तो सही आंसर जो बैठेगा वो आंसर रहेगा आपका सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो व्याख्या बिल्कुल सही बताई, आंसर इसका बेटा सी है। और नई परत को जोड़ने वाली जो प्रक्रिया का संबंध है वो समुद्र तल के फैलाव से है। भाई समुद्र तल का जैसे जैसे फैलाव होगा, भाई समुद्र तल के फैलाव के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की पपड़ी निरंतर वृद्धि और विस्तार तथा नई परतों का सृजन होता है। इसमें पृथ्वी की दो प्लेटें एक दूसरे दूर चलती हैं और दो प्लेटों के बीच बनी जगह नई सामग्रियों से भर जाती है और जो धीरे धीरे पुरानी प्लेटों को अलग कर देती है और नई परतों का क्या होता है? विकास होता है। बिल्कुल रावत जी बिल्कुल सही आंसर दिया। आंसर इसका जो बना वो सी, वेरी गुड। अगले प्रश्न का देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है कि उत्तराखंड पीसीएस प्री में। देखिए ये प्रश्न 2 बार पूछा गया। भाई 2012 में आपसे पूछा गया और 2014 में भी आपसे पूछा गया। प्रश्न कह रहा है महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा होता है? शुरुआत में हमने भी डिस्कशन करा था कि नितल, उसमें चर्चा करी थी। देखते हैं किसको याद है। तो महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा होगा? महासागरीय गर्त होगा बेटा, महासागरीय ढाल होगा, महासागरीय मग्न तट होगा, या गहरे सागरीय मैदान इसके अंतर्गत आएंगे? तो जल्दी से बताएंगे सर इसका सही आंसर जो होगा वो ABCD में से कौन सा भाग इसके अंतर्गत आएगा? भाई जिसके अगर हम बात करें तो पूरे सागर में अगर हम बात करेंगे महासागरीय नितल, तो नितल का जो भाग है वो लगभग 75% के आसपास एरिया समुद्र के अंतर्गत आता है, जो सागरीय भाग के अंतर्गत फैला हुआ होता है। तो वो कौन सा भाग होगा? जल्दी से बताएंगे। जिसकी अगर गहराई देखेंगे तो गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर के आसपास बैठती है। तो जल्दी से आंसर देंगे इसका सही और सटीक आंसर। रावत जी ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। जल्दी से सभी लोग आंसर देते चलेंगे कि सर इसका सही आंसर क्या होगा? तो बेटा सही आंसर होगा गहरे सागरीय मैदान। नितल की बात करेंगे तो नीचे जो मैदान होगा वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो इसका सही और सटीक आंसर जो बैठेगा वो आंसर बैठेगा आपका डी, बिल्कुल सही आंसर होगा। भाई महासागर है तो महासागर की आंतरिक जो संरचना होती है उसमें अगर आप देखेंगे तो इस तरह के ढाल होते हैं और इस तरह की संरचना बनी होती है। ये जो संरचना होती है इसमें ये गर्त हो गया ये, तो ये जो भाग होता है ये वाला भाग, इस वाले भाग की बात हो रही है। इसको हम बोलते हैं आपके गहरे सागरीय मैदान। ये आपके ढाल होते हैं, महासागरीय ढाल होता है। ये वाला हिस्सा जो होता है ये वाला हिस्सा कटक कहलाता है और इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं गर्त। जो सागर का सबसे गहरा भाग होता है इसको गर्त बोला जाता है। तो सही आंसर होगा आपका डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, आइए देखिए बेटा यहां बात को और अच्छा समझ लीजिए। तो आंसर कह रहा है कि आंसर सर इसका डी होगा। तो महासागरीय नितल के सबसे विस्तृत भाग की हम बात करेंगे तो 75.9%, जो लगभग मैंने आपको 75% बताया, गहरे सागरीय मैदानों में फैला हुआ है। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है और इसके अतिरिक्त महाद्वीपीय
मग्न तट संपूर्ण महासागरीय नितल के क्षेत्रफल का देखा जाए तो 8.6% के आसपास बैठता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल वो कितनी बैठती है? 8.5। तो मैंने तट बताया, जो महासागर होते हैं तो महासागर में जो जगह होती है, जो ढाल होता है, ये वाला ढाल, इस ढाल को ही बोला जाता है मग्न ढाल। और मग्न ढाल जो देखा जाए वो पृथ्वी पर कितना, वो समुद्र में कितना होता है? 8.5% के आसपास ये ढाल पाए जाते हैं। और महासागरीय नितल की बात करेंगे वो कितना होता है? 8.6 होता है, जो एक तरीके से इस तरह की पहाड़ों की एक संरचना होती है जो ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है। महासागरीय गर्त जो होता है वो लगभग सागर के अंदर कितना है? 7%। तो समुद्र के अंदर जो कट जो है, गर्त जो माने गए हैं, जो सबसे गहरा भाग है, उसको अगर हम देखेंगे तो वो लगभग कितना है? 7%। सागरीय मैदान का अधिकांश भाग वो 20 डिग्री उत्तर से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। अब बात आती है कि दक्षिण की तरफ ज्यादा क्यों है? क्योंकि बेटा पृथ्वी के मैप को अगर देखेंगे तो हम देखेंगे कि उत्तरी भाग में भूभाग ज्यादा है, जबकि दक्षिणी भाग में भूभाग की संख्या कम है। महाद्वीपों को अगर देखें तो महाद्वीपों का भूभाग ज्यादा विस्तार कहां पर? उत्तर में मैदान भूभाग ज्यादा है, जबकि दक्षिण में देखेंगे तो समुद्र का भाग ज्यादा आता है, इसलिए अक्षांश इधर ज्यादा बढ़ जाता है। वो 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये नगण्य के बराबर है। इसका अधिकतम विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। अधिक गहराई होने के कारण उन मैदानों में नदियों द्वारा बहाकर लाया गया तलछट नहीं मिलता। इन पर मूलतः समुद्र जीव जंतुओं के अवशेष, सूक्ष्म वनस्पतियां पदार्थों और अनेक प्रकार के बारीक पंखों के निष्पेक्ष मिलते हैं। अधिक गहराई पर लाल फंक और ज्वालामुखी राख भी प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर जो था वो आंसर आपका डी था, जो बिल्कुल सही आंसर था। आइए बेटा इस प्रश्न का आंसर दीजिए। आपका बिहार पीसीएस प्री 2011 का ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और प्रश्न कह रहा है 90 डिग्री पूर्वी कटक 90 ईस्ट रेंज कहां पर स्थित है? तो कटक तो समझ में आ गया। कटक किसे कहते हैं बेटा? कटक कहा जाता है कि पानी के अंदर, भाई ये मान लेते हैं बेटा जल है, ये मान लिया कि जल है, तो जल के अंदर पहाड़ों की एक श्रृंखला, पर्वतों की एक श्रृंखला जो पाई जाएगी, उस श्रृंखला को बोला जाता है कटक। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 90 डिग्री पूर्वी कटक। अब अक्षांश देशांतर को हमने बेहतर तरीके से पढ़ा है, उस आधार पर आप अपना आकलन करके बताइए कि 90 डिग्री पूर्वी कटक कहां पर, किस सागर के पास बैठेगा? अटलांटिक महासागर, भारतीय हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या भूमध्य सागर के आसपास बैठेगा? बेटा 90 डिग्री पूर्व लिखा है। अब 90 डिग्री पूर्व अगर लिखा है तो वो कहां पर बैठेगा? जल्दी से बताइए किसका सही और सटीक आंसर ये वाला बैठेगा जी। फटाफट आंसर दीजिए, देखते हैं कौन इसका सही और सटीक आंसर देता है कि सर इसका आंसर जो होगा वो ये वाला होना चाहिए। भाई कटक की अगर बात करें तो हमेशा याद रखना कि पृथ्वी पर जो कटक पाए जाते हैं वो आपका, एक तो आपका अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं और दूसरा हिंद महासागर में पाए जाते हैं। तो विश्व में मैंने बताया कि कटक जो है वो लगभग 7% समुद्र के अंदर पाए जाते हैं और 7% में ज्यादा एरिया किस में आता है? अटलांटिक महासागर में आता है, जो लगभग 14,000 किलोमीटर के आसपास का भाग है। जबकि सेकंड नंबर पे जो आता है वो हिंद महासागर में आता है। तो दो सागर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब जब दो सागर इंपॉर्टेंट हो गए तो अब ये देखना है कि वो 90 डिग्री कहां बैठ रहा है। तो 90 डिग्री जो बैठ रहा है वो आपने यादव दिया, यादव जी का आंसर आया सी, बहुत बढ़िया। दीप सिंह का आंसर आया हिंद महासागर और भारतीय हिंद महासागर ही बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आपका मैप से बन रहा है तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा 90 डिग्री आपका। देखिए बेटा समझ लीजिए जो गलत हुआ है, तो व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि बी होगा। 90 डिग्री पूर्वी कटक भारतीय हिंद महासागर में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के कटक इरावदी नदी के मुहाने के से निकोबार द्वीप समूह तक विस्तृत है। यह 90 डिग्री पूर्वी अक्षांश के साथ उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है, इसलिए इसे 90 डिग्री पूर्वी कटक के नाम से जाना जाता है। 90 ईस्ट रीजन जो 5000 किलोमीटर लंबा है और इसकी औसत चौड़ाई जो लगभग 200 किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से 33 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 17 डिग्री
उत्तरी अक्षांश के मध्य तौर पर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर बैठेगा आपका बी होगा, बिल्कुल सही आंसर। पांडे जी, पांडे जी बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 आ गया, फोर्थ क्वेश्चन, और बिहार पीसीएस प्री 2005 का ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा भाई, कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के द्रोणियों के मध्य से गुजरता है और गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर के द्रोणी में प्रवेश करता है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। सोकोत्र लक्षद्वीप, जो आपका गैसो कटक के नाम से जाना जाता है बेटा, प्रशांत अंटार्कटिका कटक के नाम से जाना जाता है, डॉल्फिन चैलेंजर कटक के नाम से जाना जाता है, या मध्य महासागरीय कटक के नाम से आप इसको जानेंगे। तो जल्दी से बताएंगे कि सर इसका जो सही आंसर बैठेगा वो आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताएं कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। पांडे जी बताइए, यादव जी बताइए, दीप सिंह, सोनम, जल्दी से बताएं बेटा इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। जी देखिए बात को और हम समझें भाई, 64,000 किलोमीटर से लेकर लंबाई और चौड़ाई जो दी गई है वो 2000 से 2400 किलोमीटर के आसपास बैठती है। तो ये लगभग मध्य महासागरीय कटक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये एरिया जो बैठ रहा है आप यहां पर देखिए भाई, उत्तरी दक्षिणी, तो उत्तर दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात हो रही है, फिर आपका हिंद महासागर द्रोणी आ रहा है, और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप आ रहा है। तो अगर इन सबको अगर कवर करेंगे तो ये लगभग कहां आएगा, मध्य के अंतर्गत आएगा। तो आंसर होगा मध्य महासागरीय कटक, इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर आएगा। क्योंकि मैप में अगर आप देखेंगे तो मैप में आप देखो बेटा, ऑस्ट्रेलिया ये आ गया, दूसरा हिंद महासागर आपका ये रहा, एस टाइप का अटलांटिक महासागर ये रहा। यहां से आप इस दिशा की ओर जब जा रहे हैं तो आप देखेंगे तो कवर जो कर रहे हैं वो आप एक तरीके से देखें तो बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रहे हैं, इसलिए महासागरीय कटक के नाम से इसको जाना जाएगा। बिल्कुल डी रावत जी का आंसर सही आया, और बिल्कुल बेटा डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए पिछली क्लास को जरूर ध्यान से देखेंगे ताकि अगली क्लास को बेहतर तरीके से आप अपने आंसर रख सके। तो उपरोक्त विशेषताएं और मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक की अगर हम बात करें, जो 4000 मील या 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के विभिन्न रूपों में फैला हुआ है। तो जब इन सब के अंतर्गत आएगा तो कन्फर्म मिडल के अंतर्गत ही आएगा। ये पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। ये सभी महासागरों के बेसिन में पाए जाते हैं। पाए तो सब में जाएंगे, बात ध्यान रखना, लेकिन इस बात को भी ध्यान से समझेंगे कि सबसे ज्यादा जो पाए जाएंगे वो अटलांटिक में पाए जाएंगे और दूसरे नंबर पर हिंद महासागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। महासागरों के अंदर पर्वत प्रणालियों की परस्पर संबंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिनको हम कटक के नाम से जानते हैं। महासागरीय कटक मंद ढाल वाले पठार एवं तीव्र ढाल वाले पर्वत दोनों रूपों में मिलते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि पानी के अंदर, जल के अंदर, समुद्र के अंदर जो श्रृंखला मिलेगी या तो वो पर्वतों के रूप में मिल सकती है या पठारों के रूप में भी मिल सकती है। ठीक, तीव्र ढाल वाले होते हैं ये कटक समुद्र में जलीय भाग से ऊपर उठकर द्वीप का भी निर्माण करते हैं। कहीं कहीं पर हम इसको आगे देखेंगे। तो इसका सही आंसर जो बना वो आंसर रहा आपका डी। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। बड़ा बेहतरीन प्रश्न आपके लिए आया है भाई। यूपी पीसीएस प्री 1991 का प्रश्न, मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न, यूपी पीसीएस मेंस 2015 का ये प्रश्न आपके लिए है। और प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है और वो कहां पर है। टोंगा है, मेरियाना है, फिलिपाइन है या कार्माडेक है। भाई ये तो गलत नहीं होना चाहिए, और इसका आंसर तो सभी बच्चे लगभग दे देंगे कि सर विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। भाई रावत जी ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया।
रावत जी ने भाई सबसे पहले आंसर दिया है। बहुत बढ़िया बेटा, रावत जी का आंसर आया बी, मेरियाना गर्त। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया। भाई मेरियाना गर्त की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 11,022 मीटर गहरा गर्त है, जो आपका कहां पर आता है? प्रशांत महासागर में। ये कहां पर है बेटा? आपका प्रशांत महासागर के अंतर्गत आएगा। और किस देश में है? तो देश आपका कौन सा है? फिलीपींस। फिलीपींस देश में ये आपका आएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर हुआ आपका बी। बिल्कुल सही आंसर है कि सर आंसर इसका बी होगा। को विश्व का सबसे गहरा गर्त जो महासागरीय गर्त है, जिसको मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है, इसकी लंबाई 11,022 मीटर है और ये आपके प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। मेरियाना ट्रेंच फिलीपींस के समीप है और इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। गर्त महासागर के सबसे गहरे भाग को कहा जाता है। गर्तों की उत्पत्ति विवर्तनिक कारणों से होती है। सामान्यतः गर्त जो होते हैं बलित पर्वतों या द्वीपीय श्रृंखलाओं के समानांतर विनाशात्मक प्लेटों के किनारे पर पाई जाती हैं। बलित पर्वत का मतलब वह पर्वत जो वर्तमान में नवीन पर्वत होते हैं। नवीन पर्वतों को बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी याद रखेंगे। सर्वाधिक गर्तों की संख्या की बात करेंगे तो सर्वाधिक गर्त कहां पाए जाएंगे? प्रशांत महासागर में पाए जाएंगे। और प्रशांत महासागर में ही क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो ये कंफर्म है, जब सबसे बड़ा है तो गर्तों की संख्या भी सबसे ज्यादा यही होगी। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है। हिमाचल पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए कि सही विकल्प क्या हो सकता है। कथन 1 और कथन 2, मलक्का जल मरुमध्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य एक शिपिंग चैनल है। दूसरा, इरावदी नदी तंत्र का संबंध इंडोनेशिया से है। ऑप्शन आपके सामने है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। कथन 1 कथन 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है और कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो जल्दी से बताइए, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। आपको दिया है कि मलक्का जल संधि जो है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य में शिपिंग चैनल के तौर पर जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे ये क्या होगा। जल्दी से फटाफट दे कि शिपिंग चैनल के तौर पर जाना जाएगा या हम ये कह के इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर शिपिंग चैनल के तौर पर नहीं जाना जाता ये, जबकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को ये करता है जोड़ने का काम करता है। भाई जल संधि का काम होता है दो सागरों को जोड़ना। तो ये तो पहला वाला तो गलती बैठ रहा। इरावदी नदी का तंत्र क्या कर रहा है आपका? इंडोनेशिया। भाई इरावदी की बात करें तो ये जो सुमात्रा का एक भाग है, तो सुमात्रा के अंतर्गत आता है। और इरावती नदी तंत्र की अगर हम बात करें तो ये नदी तंत्र इसके आसपास नहीं बैठती। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है बेटा? आपका सेकंड कथन प्रथन नहीं, शिपिंग चैनल को जोड़ता है। बिल्कुल शिपिंग चैनल के तौर पर आता है, शिफ्ट करता है। बिल्कुल कथन ए सही है और ए सही है, परंतु ये इरावदी नदी तंत्र जो इसके अंतर्गत नहीं आता। तो इसका सही आंसर जो होगा बेटा सी होगा, क्योंकि ये दोनों जो है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ने का कार्य करता है चैनल। इसका सही और सटीक आंसर जो बनेगा बेटा वो सी आएगा। आइए जरा समझ लीजिए, व्याख्या सी बिल्कुल सही है। मलक्का जल संधि और हिंद महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ता और ये जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग चैनल है और ये जल मार्ग पूर्वी एशिया में समुद्री व्यापार का मुख्य मार्ग है। इरावती म्यांमार की प्रमुख नदी है। इरावती कहाँ की नदी है? म्यांमार की नदी है। और म्यांमार और आप ये देखेंगे इंडोनेशिया काफी डिस्टेंस है और ये म्यांमार को दो भागों में बांटती है। इसका संबंध इंडोनेशिया से नहीं हो सकता, क्योंकि म्यांमार की अगर हम बात करेंगे तो म्यांमार भाई यहाँ पर आ रहा है, जबकि इंडोनेशिया आपका अंडमान निकोबार के साइड में यहाँ पर आएगा। तो काफी डिस्टेंस है, ये कवर नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आईएएस प्री 2006 का ये प्रश्न आपके लिए है। निम्नलिखित महासागरों में किस एक में डायमेंटीन गर्त स्थित है? डायमेंटीन गर्त किसके अंतर्गत आएगा? प्रशांत महासागर बेटा, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या उत्तरी ध्रुवीय महासागर इसके अंतर्गत आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएं कि ये किसके अंतर्गत आता है।
डायमेंटिन गर्त किसके अंतर्गत आएगा? अभी मैंने आपको सभी गर्त लिखवाए हैं, सभी गर्त के बारे में बताया है और उनको सीक्वेंस वाइज पढ़ा था। अब बताइए उसका सही आंसर क्या बनेगा? भाई डायमेंटिन गर्त की अगर हम बात करें तो ये गर्त जो लगभग 7000 लगभग 300 मीटर गहरा ये गर्त है, और इस गर्त को अगर हम देखेंगे तो ये गर्त आपका कहाँ आता है? हिंद महासागर का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो रहेगा आपका सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल भाई डायमेंटेन गर्त जो है हिंद महासागर का हिस्सा है बेटा। ये मुख्य रूप से हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित, इसकी अधिकतम गहराई जो है वो लगभग 7299 या हम 7300 भी कह सकते हैं। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ से लगभग 1000 या 1125 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिमी भाग पर स्थित है। इस गर्त की खोज की अगर हम बात करें तो ये खोज कब किया गया था? 1961 में इसकी खोज की गई थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वेक्षण जहाज HMAS डायमेंटिन द्वारा सर्वेक्षण के दौरान की गई थी। तो इसका सही आंसर जो हुआ वो आंसर रहेगा आपका सी। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मिल्वोकी डीप, जावा ट्रेंच और चैलेंजर डीप के बीच क्या समानता है? इनमें क्या समानता पाई जाएगी ये आपको बताना है। ये सभी प्रशांत महासागर की खाइयां हैं। ये सभी क्रमशः अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु हैं। ये सभी हिंद महासागर की खाइयां हैं या ये सभी अटलांटिक महासागर की खाइयां हैं? तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बन सकता है। भाई अगर देखो नाम से क्लियर हो रहा, ट्रेंच अगर नाम आ गया तो ये क्लियर है कि ये सभी के सभी क्या होंगे? गर्त होंगे। और गर्त की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ रहा है मिल्वोकी डीप। तो मिल्वोकी डीप कहाँ का हिस्सा है? ये आपका अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। जावा, तो जावा बिल्कुल क्लियर है भी, जावा सुमात्रा के पास का जगह है। और जावा अगर सुमात्रा के पास की जगह है तो ये बात क्लियर बैठती है कि ये हिस्सा कहाँ जाता है? हिंद महासागर के आसपास आ जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया, ये हिंद महासागर का हिस्सा। और चैलेंजर द्वीप अभी हमने पढ़ा था प्रशांत महासागर के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही आंसर जो बैठा वो आंसर रहेगा आपका बी। तो बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही आई कि सर आंसर इसका बी है। और देखिए बिल्कुल सही आंसर बैठता है बी। मिल्वोकी डीप, जावा ट्रेंच और चैलेंजर डीप क्रमशः की बात करें तो अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु कह सकते हैं, या इनको हम गर्त के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। बिल्कुल 9 है बेटा वर्मा जी, रावत जी बिल्कुल। मिल्वोकी डीप जो है, मिल्वोकी गहराई भी कहा जा सकता है। यह है अटलांटिक महासागर का देखा जाए तो सबसे गहरा गर्त है। ये प्यूरोट्रिको ट्रेंच का भाग है और इसकी गहराई लगभग 27,493 फीट या हम ये कह सकते हैं 8,385 मीटर के आसपास। जावा ट्रेंच आधुनिक रूप से सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है और ये पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित महासागर गर्त है। इसकी गहराई लगभग 7,450 मीटर के आसपास आती है। भूवैज्ञानिक रूप से यह हिंद और ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशिया प्लेट के बीच की एक सीमा निर्धारित करता है और प्रशांत अग्निवलय का भी भाग है। ठीक, अग्निवलय का मतलब प्रशांत महासागर में रिंग फेयर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, तो इसके आसपास ज्वालामुखी है जिस वजह से इसको इसके अंतर्गत रखा गया है। चैलेंजर गर्त मेरियाना गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व के एक प्रमुख और सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। ये फिलीपींस और पूर्व स्थित है और इसकी अधिकतम गहराई जो है 11,022 मीटर बैठती है। तो ये क्लियर है कि भाई हम सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे गहरे गर्त में इसको पहले नंबर पर रखा जाता है। अगला प्रश्न आता है आपका और ये हिमाचल PCS प्री 2023 का प्रश्न है। जल्दी से देखते हैं इसका सबसे पहले सही आंसर कौन देता है। दिए गए भौगोलिक भू आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम लगाइए। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाना है कि दक्षिण से कहां जाना है? उत्तर की ओर जाना है। और ये आपके सामने गर्त लिखे हुए हैं, उन गर्तों का क्रम लगाना है कि कौन सा क्रम सही है। साउथ सैंडविच ट्रेंच, प्यूरोट्रिको ट्रेंच, जापान ट्रेंच और क्यूरिल ट्रेंच। पहला ऑप्शन साउथ सैंडविच ट्रेंच, जापान ट्रेंच, प्यूरोट्रिक ट्रेंच या क्यूरिल ट्रेंच।
प्यूरोट्रिक ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच, क्यूरिल ट्रेंच, जापान ट्रेंच और ये आपके सामने चौथा ऑप्शन है। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक ऑप्शन कौन सा बैठता है जो इसके अंतर्गत आएगा। देखिए सबसे मेन बात आती है कि इनकी पोजीशन का पता होना चाहिए। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम चलते हैं तो हमें जब तक इनकी पोजीशन का नहीं पता होगा तब तक हम सही तौर पर नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल बेटा सही बताइए, 10 का आंसर आया बी। रावत जी ने आंसर दिया है 10 का भी। अब देखो सबसे पहले आती है साउथ सैंडविच। पहले हम सब में साउथ सैंडविच, इसमें भी है इसमें भी है। साउथ सैंडविच ट्रेंच की बात करेंगे क्योंकि हमें उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है। तो साउथ सैंडविच की अगर हम बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? तो सबसे पहले कौन सा आ गया भैया? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर इसके अंतर्गत आ गया। तो अटलांटिक महासागर में अगर हम देखेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा आपका? साउथ सैंडविच आपका यहां पर आ जाता है। ठीक है बेटा, साउथ सैंडविच ट्रेंच इसके अंतर्गत आएगा। अब दूसरा अगर देखा जाए प्यूरोट्रिक ट्रेंच आ रहा है। भाई प्यूरोट्रिक ट्रेंच की अगर हम बात करेंगे तो प्यूरोट्रिक ट्रेंच जो है ये भी आपका अटलांटिक महासागर में स्थित होगा। तो ये भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और ये भी अटलांटिक महासागर के हिस्से के अंतर्गत आता है। अब जापान ट्रेंच की बात करेंगे तो जापान तो ये कंफर्म करिए, चाहे भाई इसको ऊपर रख लें चाहे इससे ऊपर रख लें, बात तो क्लियर बैठेगी क्योंकि अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ही ये दोनों आ रहे हैं। जापान कहाँ आएगा? भी जापान उत्तर में आएगा। जबकि क्यूरोलिया ट्रेंच की बात करेंगे तो ये भी जापान का ही हिस्सा है और लेकिन जापान से थोड़ा उत्तर की ओर बैठता है। तो पोजीशन के आधार पर सही आंसर जो बैठेगा वो ए बैठेगा, ना कि बी। तो बिल्कुल सही आंसर जो बैठा वो आंसर आपका बैठेगा बेटा, सही आंसर होगा आपका ए, बिल्कुल राइट आंसर। आइए समझ लो बेटा। तो व्याख्या के आधार पर देखेंगे तो ए आंसर बिल्कुल सही है। दिए गए भौगोलिक भू आकृतियों का दक्षिण से अगर उत्तर की ओर सही क्रम लगाया जाएगा तो पहले आएगा साउथ सैंडविच ट्रेंच आएगा, दूसरा प्यूरोट्रिक ट्रेंच आएगा, इसके बाद बेटा जापान ट्रेंच आएगा और क्यूरिल ट्रेंच इसके अंतर्गत आएगा। अब अगर इनकी पोजीशन देखी जाए कि कौन से महासागर से ये टच हो रहा है तो साउथ सैंडविच ट्रेंच जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है, ये दक्षिणी सैंडविच द्वीप समूह के रूप में भी जाना जाता है और पूर्व में ये क्या उसके स्थित है। जबकि प्यूरोट्रिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भाई जापान गर्त या क्यूरेली की बात करें तो ये क्यूरेल गर्त के अंतर्गत आता है और सागर तो क्लियर है प्रशांत महासागर होगा क्योंकि जापान की पोजीशन आपके पूरब की तरफ बैठती है। उत्तरी भाग के अंतर्गत स्थित है, जापान गर्त के स्तर में ही क्यूरिल गर्त भी अवस्थित होता है। तो इसका सही आंसर जो बैठेगा सीक्वेंस वाइज जो बैठेगा ऑप्शन वो आपका ए आएगा। अगला प्रश्न है आईएएस प्री 2012 का ये प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है द्वीप और सागर या महासागर के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये मैच करके बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं बैठता। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है जरा बताएं। साइप्रस लिखा है बेटा भूमध्य सागरीय समुद्र लिखा हुआ है। फॉकलैंड लिखा है अटलांटिक महासागर लिखा हुआ है। आपके सामने चागो लिखा है उत्तरी प्रशांत महासागर और आपके सामने इसलास कोकोस लिखा हुआ है जो हिंद महासागर के अंतर्गत आ रहा है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन है जो इसके अंतर्गत नहीं बैठता। जी जल्दी से बताएं, ऑप्शन देखिए और ऑप्शन का सही और सटीक आंसर दीजिए कि सर इस क्वेश्चन का सही आंसर ये वाला बनेगा। सभी लोग आंसर देंगे बेटा और वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे और अपने विचार जरूर देना क्लास के बाद कि क्लास कैसी लगी और जल्दी से बताएं। देखिए साइप्रस को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल क्लियर बैठ रहा है कि भूमध्य सागरीय द्वीप समूह का ही हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। दूसरी बात करें तो फॉकलैंड भी आपका अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। जबकि चागोस की बात करें क्योंकि चागोस को अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, उसको अगर देखें तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर का हिस्सा नहीं होगा। तो फिलहाल आंसर तो इसका सी है। अब बात ये आती है कि सर अगर ये इसका हिस्सा नहीं है तो ये हिस्सा किसका होगा। तो ये हिस्सा जो होगा ये आपका हिंद महासागर का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है बेटा? ये हिंद महासागर के हिस्से के अंतर्गत आएगा। तो आपका सही और सटीक आंसर जो होगा वो आंसर बैठेगा सी और सही और सटीक आंसर। आइए बात को समझ लेते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सी। तो दिए गए युग्मों में से सी बिल्कुल सही सुमेलित मैच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि चागोस द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत नहीं आता बल्कि हिंद महासागर के मध्य भाग के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल रावत जी बहुत बढ़िया बेटा। ये 7
एट्रोल या प्रवाल से निर्मित होता है। ये मालदीव से 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 56 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप पर मॉरिशस अपना अधिकार जताता है, परंतु इस पर ब्रिटेन का अधिपत्य है। इसी द्वीप के एक हिस्से डिएगो गार्सिया और अमेरिका ने सैन्य अड्डा स्थापित किया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही रावत जी, बिल्कुल सही। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर आते हैं और इनको मैच करके बताइए कि सही ऑप्शन कौन सा बैठेगा। आपको दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग का सही उत्तर का चयन करना है। आईएएस प्री 2000 का ये प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये बता रहा है, एक तरफ महासागरीय गर्त लिखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान लिखे हैं। एलुसियन हिंद महासागर, अभी डिस्कशन की लिस्ट लिखवाई थी ना, याद है ना। कर्मेडेक उत्तरी प्रशांत महासागर, सुंडा दक्षिणी प्रशांत महासागर, या आपका एस सैंडविच दक्षिणी आंध्र महासागर। ऑप्शन आपके सामने है नीचे। अब इनको मैच करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए होगा, बी होगा, आपका सी होगा या डी होगा। जी जल्दी से बताएं कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही और सटीक आंसर ये वाला हो सकता है। जी जल्दी से फटाफट देंगे आंसर कि सर इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा। देखो बेटा बात को समझे, अगर देखा जाए एल्यूसियन को, अगर देखा जाए एल्यूसियन गर्त जो है, तो एल्यूसियन गर्त को अगर हम देखेंगे तो ये गर्त जो मैच करता है ये आपका आएगा उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत। जबकि कर्मेडेक की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो आएगा ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। सुंडा बिल्कुल क्लियर है बेटा, हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं, हिंद महासागर के अंतर्गत आएगा। और लास्ट बचा एस सैंडविच, तो ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, दक्षिणी आंध्र महासागर के अंतर्गत ये आएगा। तो यहाँ जो सही आंसर बैठा भाई पहले का सेकंड, तो पहले का सेकंड इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों गलत हो गए। भाई सेकंड का थर्ड आ रहा है और सेकंड का थर्ड यहाँ है, तो सही ऑप्शन जो बैठेगा वो ऑप्शन आपका बैठ रहा है बी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए बेटा बिल्कुल सही आंसर हुआ कि सर आंसर इसका बी है, और बी आपका ये रहा। एल्यूसियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में एल्यूसियन द्वीप समूह से समीप स्थित है और इसकी गहराई जो है वो लगभग 7679 मीटर के आसपास बैठती है। कर्मेडेक गर्त जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई 10,047 मीटर के आसपास आपकी आती है, जबकि मतलब इंडोनेशिया के आसपास बैठता है। इसकी गहराई लगभग 7,450 मीटर, जबकि एस दक्षिण जो सैंडविच गर्त के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी अटलांटिक या आंध्र अटलांटिक महासागर के या दक्षिणी सैंडविच द्वीप समूह के समीप स्थित है। तो यहाँ पर सॉरी बात को यह भी याद रखेंगे कि इसको एस दक्षिण या एस सैंडविच गर्त दक्षिणी अटलांटिक या आंध्र महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बच्चा गलती कर देता है। और इसकी गहराई जो बैठती है वो लगभग 8,262 मीटर के आसपास बैठती है। अगला प्रश्न है, इसको भी जरा मैच करके बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन कौन सा बैठेगा। ऑप्शन आपके सामने है, एक तरफ सूची 1 सूची 2 दी गई है और सूची में दिए गए कूटों का सही उत्तर का आपको चयन करना है। एक तरफ महासागर लिखे और अधिकतम गहराई वाले बिंदु रखे हुए हैं। प्रशांत महासागर, सुंडा गर्त, आर्कटिक प्यूरोटिक गर्त, हिंद महासागर, मेरियाना गर्त, और आपका आंध्र या अटलांटिक जिसको अभी हमने बोला था इसको मोलाई गर्त के नाम से संबोधित किया गया है, गर्त मैच करने के लिए दिया गया। तो जल्दी से बताएंगे सर इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। ए होगा, बी होगा, आपका सी होगा या डी होगा। फटाफट दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो सकता है। जी जल्दी से फटाफट बताएं कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही और सटीक आंसर क्या बैठेगा। तो यहां अगर हम देखें तो सबसे पहले बात आती है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर बिल्कुल क्लियर है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसमें सबसे ज्यादा गर्त पाए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त पाया जाता है जिसको मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर बैठती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर मैंने पहले का तो थर्ड होगा भाई, थर्ड ना तो ये मैच कर रहा और ना थर्ड ये मैच कर रहा। अब बात आती है अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका की बात करेंगे तो अंटार्कटिका से पहले अगर हम हिंद महासागर को पकड़ना है, भाई हिंद महासागर में हमने पढ़ा कि सुंडा गर्त इसके अंतर्गत आएगा। भाई सुंडा गर्त जो है आपका हिंद महासागर के अंतर्गत आता है, जिसकी गहराई अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी 7450 मीटर के आसपास बैठती है। तो ये बैठा यहाँ पर, तो सेकंड का सी का क्या आएगा, 1 आएगा, तो सी का 1 इसमें भी आ रहा है भाई, सी का 1 इसमें भी आ रहा है। अब आता है आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर जो बैठेगा वो आपका मोलाई गर्त के अंतर्गत आएगा, जबकि आंध्र जो आएगा प्यूरोटिक गर्त के अंतर्गत आएगा, जिसकी चर्चा इससे पहले प्रश्न में आपके साथ की है। तो बिल्कुल सही आंसर जो बैठेगा वो बैठेगा बेटा ए आंसर। ध्यान से समझे बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन के ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला, इसकी चर्चा तो ठीक इससे पिछले प्रश्न में की गई है, तो गलत नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो सही आंसर जो डी का बनेगा वो आपका जो बनेगा वो आपका इसके अंतर्गत आएगा, आपका सेकंड। तो सही आंसर बनेगा ये। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो बैठा वो आंसर बैठा आपका ए, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपके ऑप्शन मैच कर रहे हैं, जरा समझ दें। भाई मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में सबसे गहराई वाला गर्त माना जाता है, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ये फिलीपींस के पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर के आसपास बैठती है। मोलाई गर्त आर्कटिक महासागर के समीप स्थित है और ये आर्कटिक उत्तरी ध्रुव सागर महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 5500 मीटर के आसपास बैठती है। जबकि पूर्वी ग्रीनलैंड के समीप स्थित है और सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जो सुंडा जलसंधि है जिसे सुमात्रा जावा के समीप स्थित है। इसकी गहराई जो बैठती है वो लगभग 7450 मीटर बैठती है। और जबकि प्यूरोट्रिको गर्त जो है, ये बिल्कुल याद रखना, कैरिबियन सागर के समीप आती है और ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई की बात करेंगे 8385 मीटर के आसपास बैठती है। तो मैं पुनः बता दूं, जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको इस बुक से पढ़ाया जा रहा है। अरिहंत प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम की जो सीरीज आपके लिए अलग से चलाई जा रही है, ये सीरीज जो चल रही है बेटा आपके लिए प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से, इसी सीरीज में हम आपके साथ कर रहे हैं चर्चा। और ये बुक है, इस बुक को आप नजदीक के बुक स्टोर से खरीद सकते हैं या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि जितने भी पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो आप तक पहुंच सके, ताकि गहराई से और बेहतर तरीके से आप अपनी चर्चा कर सकें। चलिए कल फिर मिलते हैं अपनी क्लास में। ठीक, क्लास कैसी लग रही है जरूर अपने विचार जरूर रखते हुए चलेंगे। धन्यवाद।